चलो चलो निकलो यहाँ से, बहुत हो गया, अब हम तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकते। हाँ हाँ, बहुत हो गया। एक तो कभी वक्त पर किराया नहीं दिया, ऊपर से तुम्हारा ये लड़का जग्गू हमारे ही घर में चोरी कर रहा है। चोर कहीं के। ओ हरियाली, चोर किसे कहती है तू? होती कौन है हमें घर से बाहर निकालने वाली? हम ही तेरा घटिया घोंसला छोड़कर जा रहे हैं। हम चोर ना बोलो तो क्या बोलूं? देखा मिट्ठू जी कैसे अपनी जुबान चलाती है। चल कब्बी, निकल जा यहाँ से। हरियाली तूती ने कब्बों के परिवार को उनके घर से बाहर निकाल दिया। कब्बे बारिश में भीगते हुए इधर उधर सहारा ढूंढने लगे। उन्होंने कुछ पंछियों से मदद भी मांगी, लेकिन किसी ने भी उसकी मदद की ही नहीं। अरे गौरी, तुम्हारे इस लाल की वजह से जंगल में हमारी कोई इज्जत नहीं रही। अब कोई भी पक्षी हमारी मदद करने के लिए तैयार भी नहीं है। क्या मेरा लाल और तुम बड़े दूध के धुले हो? तुम भी तो चोरियां करके इतने मोटे हो गए हो। अच्छा, मेरे इस पेट पे मत जाओ, तुम्हारे इन तानों से तो मैं पतला हुआ जा रहा हूँ। अरे अब मुझसे लड़ना बंद करो और कोई उपाय निकालो। तभी गोरी कवि को एक कटहल का पेड़ दिखाई दिया, जिस पर बहुत सारे कटहल लगे हुए थे। वो देखिए लल्लू जी, कटहल। अरे भुक्कड़, ये भी कोई वक्त है कटहल खाने का? अरे असली भुक्कड़ तो आप हो, आप हमेशा खाना ही खाना। अरे मैं सोच रही थी कि हम इस कटहल का घोंसला बना ले। अच्छा, आहा, ये अच्छा उपाय है गौरी, तुमने अच्छा आइडिया निकाला। हाँ हाँ, अब तो तारीफ करना बंद करो और कुछ अपने पंख जलाओ। चलो इस कटहल को खोखला करने में मेरी मदद करो। हाँ चलो। कौवा और कवि ने कटहल को अंदर से खोखला कर दिया और तीनों उसके अंदर चले गए। अरे वाह मम्मी, यह कटहल का घोंसला तो बड़ा अच्छा है। हाँ, बड़ा आरामदायक भी है। अब तो मैं दिन रात सोऊंगा। अब मुझे यहाँ से निकालने वाला कोई भी नहीं है और मुझसे कोई किराया भी नहीं मांगेगा अब। हाँ हाँ, लेकिन ज्यादा दिन नहीं, तुम मुझे एक बढ़िया सा घोंसला बनाकर देना होगा, समझे कि नहीं? तभी कौवों को बाहर से स्वादिष्ट खाने की खुशबू आने लगी, जो कि नीचे वाली डाली से मीठी चिड़िया के घर से आ रही थी। अरे ये इतनी स्वादिष्ट खुशबू कहाँ से आ रही है? अरे पापा, लगता है खुशबू नीचे वाली डाली से आ रही है। मम्मी जाकर देखो ना, नीचे कौन रहता है। अच्छा, जरा देखूं तो। गोरी वहां से नीचे देखती है तो उसे मीठी चिड़िया का घोंसला दिखाई देता है। हाँ, या तो मीठी का घोंसला है, उसी के घर से आ रही है खुशबू। अच्छा, तो जाकर देखो ना गौरी, मीठी क्या पका रही है। थोड़ा सा चुरा कर हमारे लिए भी लाओ। अरे मरवाओगे क्या लल्लू जी? उसे घर से बाहर तो जाने दो, फिर चुराती हूँ मैं। हाँ चलो, सारा खाना तो बन गया और चिंकी के पाठशाले से आने का भी वक्त हो गया। वो आ जाए, फिर हम दोनों मिलकर खा लेंगे। ऐसा सोचकर मीठी अपने घोंसले से बाहर चली जाती है, जिसे कौवे देख लेते हैं। चलो, मीठी तो गई, अब हमारा रास्ता एकदम साफ है। हाँ चलो। कौवे मिट्टी के घर में चोरी करने निकल जाते हैं। जग्गू हमला।
अरे पापा वो देखो कितने बढ़िया खिलौने। और ये देखो यह घोड़ा तो कितना बढ़िया है। मम्मी मुझे ये घोड़ा चाहिए। अरे इतनी बढ़िया खुशबू, वाह वाह, गरम गरम चावल, वो भी मसाले वाले। चल जग्गू यहीं पर खा लेते हैं। पसंद आया सामान उठाकर और सारा खाना खत्म करके कव्वे वहां से। माँ, जल्दी से मुझे खाना दे दो, बहुत भूख लगी है। हाँ, पहले हाथ मुंह धो लो, मैं खाना लाती हूँ। मीठी को खाने परोसने जाती है और चावल का पतीला देखती है तो उसे पूरा पतीला खाली दिखाई देता है, जिसे देखकर मीठी चौंक गई। अरे ये क्या, ये सारे चावल कहाँ गए? अरे माँ, क्या हुआ? अरे देखना, मैंने हमारे लिए चावल बनाए थे। जाते वक्त तो सब कुछ ठीक था, अब पता नहीं चावल कहाँ गए। अरे माँ, ऐसा कैसे हो सकता है? कहीं किसी ने हमारा खाना चुरा तो नहीं लिया? क्या? लेकिन कोई चावल क्यों चुराएगा? अरे माँ, या देखो, मेरे खिलौने और वो मेरा घोड़ा भी यहाँ पर नहीं है। लगता है उस चोर ने वो भी चुरा लिए। अरे नहीं, घोंसले का बहुत सारा सामान गायब है, पता नहीं किसने चोरी की है। मीठी ने चिंकी के लिए दूसरा खाना बना दिया। दोनों खाना खाकर सो गई। इधर कवि मीठी के घर का सामान देखकर बहुत खुश हो रही थी। बेचारी मीठी, उसका छोटा दिमाग तो यह सोचकर खराब हो रहा होगा उसका सामान आखिर गया कहाँ। जंगल के बाहर वाले इलाके में 5 चील अपने माता पिता के साथ रहते थे। पांचों भाइयों में प्यार तो था, लेकिन एक दूसरे के लिए मनमुटाव भी था। उनकी माँ सभी से बहुत प्यार करती थी, लेकिन उन्हें प्यार जताना आता ही नहीं था। इसलिए बेटों को लगता कि माँ उनसे ज्यादा प्यार नहीं करती। पांचों भाइयों में से एक भाई दूसरे जंगल रहता था। वो कभी कभार ही अपने घर आता। सारे भाई अभी बड़े हो गए थे, लेकिन सारी जिम्मेदारी और फैसले लेने का हक अभी भी माँ के ही पास था। माँ जल्दी से खाना दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। हाँ, बड़ी तेज भूख लगी है और कोई शिकार लाने का भी मन नहीं है। अरे, या तो कल का बासी खाना है, मैं अपने बच्चों को कैसे खिलाऊंगी। हाँ हाँ, रुको, पहले तुम्हारे पिताजी तो खा ले, बाद में वो तुम्हारे लिए भी शिकार ले आएंगे। तभी चीलू का छोटा भाई विदेशी जंगल से कुछ दिनों के लिए घर आ गया, जिसे देखकर माता पिता को बहुत खुशी हुई। अरे चीला बेटा, देख, मुझे तो अभी तेरी याद आ रही थी और तू बिना बताए अचानक मेरे सामने आ गया। हाँ माँ, मुझे 2 दिनों की छुट्टी मिली है, इसीलिए सोचा कि 2 दिन अपने घर ही हो आऊं। बड़ा अच्छा किया बेटा, चल खाना खाने बैठ जा, थक कर आया है, भूख भी लगी होगी। अरे, मेरे बेटे को ऐसे बाकी खाना खिलाओगे क्या? जाइए, जाकर किसी अच्छे से लकड़बग्घे का मांस लेकर आइए। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। चीलों का पिता शिकार लेने चले गए। तभी उन्हें बाहर जाते वक्त गिद्ध देख लेता है। अरे वाह, लगता है मेरा शिकार आ गया। अब शिकार मिलना पक्का है, बस ऊपर वाला मेरी साथ दे। हाँ देखा, शीला के आते ही माँ हमें कैसे भूल गई। हम भी तो भूखे ही हैं। लेकिन इस बात की उन्हें कोई फिक्र नहीं है। ऐसे भी तो उन्हें
कहाँ हमारी फिक्र है, हमेशा पिताजी ही तो हमारी ख्याल रखते हैं। हम खाए या ना खाए इस बात की उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, पिताजी भी कैसे शिकार के लिए चले गए, वरना रोज तो हमें ही भेजते हैं। पढ़ाई कर रहा है तो क्या हुआ, हम भी तो यहाँ रहकर माँ पिताजी की सेवा ही कर रहे हैं। हमारी तो कोई कीमत नहीं है। अभी भी सारे फैसले उन्हीं के हाथों में है। मना क्यों कर रही हो माँ? मैं फालतू में पैसे खर्च नहीं करूँगा। बस मुझे इस बार पैसे दे दो। नहीं चीला, तू समझने की कोशिश कर। यहाँ पर तुम्हारे भाइयों को भी पैसे की जरूरत होती है। अब कल की ही बात ले लो। कल चंदू को किसी काम से पैसे चाहिए थे, लेकिन उसने मुझसे मांगे नहीं, बल्कि बचाए हुए पैसे से वह काम कर लिया, खुद से। माँ भी ना हमेशा भाइयों की गुण गाते रहती है। पैसे तो दे नहीं रही है, ऊपर से कान पका रही है। तभी उनके पिताजी की जोर से चीखने की आवाज आई। बच्चों! अरे, या तो इनकी आवाज है। सभी तुरंत आवाज की दिशा में चले गए। इधर चीलों का पिता गिद्ध ने बिछाए धातु से बने जाले में फंसाकर अपना दम तोड़ देते हैं। अरे मैंने सोचा था कि इसके बच्चे में से कोई आकर इस जाले में फंसेगा। अब इसी बुड्ढे को खाना पड़ेगा। उसी वक्त गिद्ध को चीलों के आने का भनक लग गई। अरे लगता है चील की तरफ आ रहे हैं। इसे चीखने नहीं देना चाहिए था। गिद्ध जितना हो सके उतना मांस खाकर वहां से भाग जाता है। तभी पांचों चील अपनी माँ के साथ वहां पर आ गया। उनके पति की हालत देखकर बूढ़ी माँ को बहुत बड़ा सदमा लगा। नहीं पिताजी, आप हमें छोड़कर नहीं जा सकते। नहीं पिताजी। किसने हमारे पिताजी के लिए जाला बिछाया? छीले, यह सब तेरी वजह से हुआ है। ना तू घर आता और ना ही पिताजी शिकार लेने जाते और ना यह सब होता। क्या लखा भाई, तुम मुझे क्यों दोषी ठहरा रहे हो? इसमें मेरी क्या गलती है? तुम लोग तो मुझसे पहले से ही जलते हो, अब मुझ पे इल्जाम भी लगाने लगे। क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तुमसे जलता हूँ? दोनों भाई आपस में ही झगड़ा करने लगे। तभी उनकी माँ को अचानक से जोरों का चक्कर आने लगा और वो नीचे गिर गई। माँ क्या हुआ? माँ उठो उठो, माँ उठो, चलो। और मैंने उस हिरन को ऐसे पकड़ा कि वो भाग ही नहीं पाया। हा 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 हा। तू भी ना लखा, तुम बड़े ही अच्छे शिकारी हो भाई। अपने बेटों की बातें सुनकर बूढ़ी माँ को बहुत तकलीफ हुई। उन्हें इस बात की हैरानी भी थी कि उनके बेटे इतनी जल्दी सब कुछ भूलकर अपनी जिंदगी में व्यस्त कैसे हो सकते हैं। अजी, आप मुझे छोड़कर क्यों गए? अब मैं आपके बिना कैसे जीऊंगी? नहीं, मुझे रोना नहीं चाहिए। यार नहीं तो क्या हुआ, मुझे मेरे बेटों के लिए ही जीना होगा। अब धीरे धीरे उनकी माँ सदमे से बाहर आने की कोशिश करने लगी, लेकिन उनके बेटों को उनकी कोई फिक्र ही नहीं थी। उनकी माँ शारीरिक और मानसिक दोनों तौर पर कमजोर हो गई थी, लेकिन फिर भी वो अपने बेटों के लिए जैसे तैसे खाना बनाती थी। फिर भी उनके बेटे उनमें से कोई ना कोई कमी निकालते। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। दिन ब दिन चीलों की माँ और भी कमजोर होती जा रही थी। वो हर वक्त घोंसले में उदास पड़ी रहती। एक दिन उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें सर्दी बुखार आ गया, लेकिन फिर भी किसी भी बेटे ने उनका हाल तक नहीं पूछा। चंदू, जरा सुन तो। अरे बेटा, मुझे जरा वैद्य जी के पास ले चल।
जरा खांसी और बुखार भी लग रहा है और मन भी अच्छा नहीं लग रहा है। अरे आप मुझसे ही क्यों कहती हैं? हर वक्त बस चंदू चंदू। तंग आ गया हूँ आपकी रोज की बीमारियों से। अरे ऐसा क्यों कह रहे हो बेटा? अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, इसलिए तुझसे कहा। जब देखो तब आप परेशान और दुखी ही रहती हैं। आपकी वजह से घर में भी आने को मन नहीं करता। बेटों की बातें सुनकर माँ का पूरा हौसला ही टूट गया। वो आगे क्या बोलती, बस चुपचाप रहकर आंखों में आंसू बहाती रही। अगले दिन बूढ़ी माँ की तबीयत और बिगड़ गई, जिसे देखकर चील और भी तंग आ गया। सुनो भाइयों, आज मैं अपने विदेशी जंगल लौटने वाला हूँ। वैसे भी मेरी बहुत छुट्टियाँ हो गई हैं। क्या क्या मतलब है तुम्हारा? इतने दिनों से तो तुम माँ पिताजी के साथ भी नहीं थे, उन्हें हम ही संभाल रहे थे। अगर तुम्हें जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जाना होगा। हाँ, लखा भाई सही कह रहे हैं। जाना है तो माँ को अपने साथ लेकर जा छीले, वरना कोई जरूरत नहीं है विदेश वगैरह जाने की। क्या तुम लोगों का दिमाग तो ठिकाने पे है? मैं वहाँ पे अपने ही खर्चे जैसे तैसे उठाता हूँ। अगर माँ को वहाँ पे ले गया तो उनके खर्चे कहाँ से लाऊंगा? वो सब हमें नहीं पता, और कितने दिन माँ का बोझ हम उठाएंगे। वैसे भी वो यहाँ रहकर कोई काम तो नहीं कर रही, तू ले जा उन्हें। अगर इतना ही बोझ लग रहा है तो कहीं छोड़ क्यों नहीं आते माँ को? तुम्हारी भी परेशानी खत्म और मेरी भी परेशानी खत्म। यह बात सुनकर सभी चीलों के कान खड़े हो गए। अरे छीले, पते की बात की तूने। वैसे भी मुझे नहीं लगता कि वो और दिन भी जी पाएंगे। हाँ, लगता है माँ को पिताजी के पास जाकर ही शांति मिलेगी। हाँ चलो, हम इस काम को अभी अंजाम दे देते हैं। लेकिन हम उनसे कहेंगे क्या? उसमें क्या है, कह देंगे कि वैद्य जी के पास ले जा रहे हैं, तो उन्हें शक भी नहीं होगा। हाँ, यह अच्छा आइडिया है। चलो, माँ